Welcome to I Love Literature. You're listening to An Apology for Idlers by Robert Louis Stevenson. हमने देखा कि यहाँ पे कैसे हमारे जो एसेइस्ट हैं, हमारे जो राइटर हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं उन लोगों को जो कुछ नहीं करते, जो आइडल बैठे रहते हैं, जो आइडलनेस को सपोर्ट करते हैं, उस दुनिया में जीते हैं। तो पूरी ताकत से हमारे जो एसेइस्ट हैं वो उन लोगों को, उनकी आदतों को डिफेंड करते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि जो लोग आइडल बैठे हैं वो कुछ भी नहीं करते, वो कुछ करते हैं लेकिन दूसरों को वो दिखता नहीं है। उसके बाद जो पहला हमारे यहाँ पे रेफरेंस आता है इसमें, वो अलेक्जेंडर का आता है। रिमेंबर, जो पहला बाहर से रेफरेंस है वो अलेक्जेंडर का है। और अलेक्जेंडर को भी कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि अगर मैं अलेक्जेंडर नहीं होता, मैं इतना हार्डवर्किंग जैसे हूं, मैं अभी नहीं होता, अगर मैं अलेक्जेंडर के अलावा कुछ और होता तो मैं डायोजनीज होता। डायोजनीज एक फिलोसफर होता है जो बैठे बैठे धूप सेक रहा होता है, और अलेक्जेंडर जब ऑन हिज वे दिखता है कि साइड में डायोजनीज बैठा है, डायोजनीज से वो एक्चुअली मिलने निकलता है कॉरिंथ में और देखता है कि डायोजनीज बैठा है। उससे आगे पूछता है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। डायोजनीज बोलता है बस थोड़ा सा साइड हो जाओ, धूप के और मेरे बीच में खड़े हो तो मेरे को धूप आ जाएगी। तो इस पे अलेक्जेंडर को बहुत इंसल्टिंग फील होता है। उसे लगता है कि मेरे जैसे आदमी को इसने सिर्फ इतना सा बोला कि एक कदम पीछे हो जाओ या हट जाओ, जो भी है, और उन्हें बहुत तब इंसल्टिंग फील होता है। और अलेक्जेंडर बोलता है कि अगर मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो मैं डायोजनीज होता, क्योंकि डायोजनीज ने ऐसा डिसरिगार्ड किया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां से शुरू होता है, वेयर वॉज द ग्लोरी हैविंग टेकन रोम फॉर दोज tumultuous barbarians who poured into the Senate house and found the fathers sitting silent and unmoved by their success. सबसे पहले आपको सभी वर्ड्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए। एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज फॉर BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। इट इज ओवर सिंप्लीफाइड वीडियो एंड दिस इज स्पेशली फॉर BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सेनेट का मतलब क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है, वैसे ही वहाँ पे सेनेट होती है। सेनेट में सभी पार्लियामेंटेरियन आके बैठते हैं, तो ये उस पार्लियामेंट की बात हो रही है। फिर ट्यूमल्टस मतलब है जहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत अशांति प्रिय सा माहौल हो जाता है, तो वही यहाँ पे है। नाउ लेट्स रीड इट अगेन। वेयर वॉज द ग्लोरी ऑफ हैविंग टेकन रोम? अगर आपने रोम को ले लिया है आपने रोम को कैप्चर कर लिया है, तो आपकी ग्लोरी कहाँ है? फॉर दोज ट्यूमल्टस बारबेरियन। किसकी ग्लोरी, किसका प्रेस कहाँ है? इन ट्यूमल्टस बारबेरियन का। जिन बारबेरियन ने रोम को कैप्चर कर लिया था उनकी कोई ग्लोरी ही नहीं थी। हु पोर्ड इनटू द सेनेट। इन बारबेरियन ने क्या किया कि रोम को कैप्चर करा। रोम को कैप्चर करके क्या होगा? आप किसी भी दरबार को कैप्चर करेंगे, है ना, पार्लियामेंट को कैप्चर करेंगे। तो इन्होंने पार्लियामेंट को कैप्चर करा और वहां जाके बैठ गए। तो इनको कैसा वहां पे वेलकम मिला? बिल्कुल कोल्ड। कैसा कोल्ड वेलकम मिला? एंड फाउंड द फादर्स सिटिंग साइलेंट। फादर्स का मतलब है पार्लियामेंटेरियन, जो वहां के दरबारी थे। सेनेट मतलब दरबार, और यहाँ पे फादर्स का मतलब है दरबारी। तो वहां के जो दरबारी थे वो कैसे थे? फाउंड द फादर्स सिटिंग साइलेंट, चुपचाप बैठे थे, एंड अनमूव्ड बाय देयर सक्सेस, है ना, और वो मूव्ड नहीं थे। इन बारबेरियन ने सोचा कि बहुत ज्यादा उन लोगों को या तो हताश होंगे या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होंगे हमें देखने के लिए कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने रोम जैसे शहर को कैप्चर कर लिया। लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट थे, उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। इट इज अ सॉर थिंग टू हैव लेबर्ड अलोंग एंड स्केल द आर्डस हिल टॉप्स, एंड व्हेन ऑल इज डन फाइंड ह्यूमैनिटी इनडिफरेंट टू योर अचीवमेंट। ब्यूटिफुली रिटन। यहाँ पे राइटर बोलता है सबसे पहले आर्डस। आर्डस मतलब कठिन, हिल टॉप। इट इज अ सॉर थिंग टू हैव लेबर्ड अलोंग। आप बहुत लेबर करते हैं, आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, एंड स्केल्ड, और आप चढ़ते हैं ऊपर। क्या?
द आर्डस हिल टॉप, आप एक कठिन हिल टॉप पे चढ़ते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, आप बहुत हार्डवर्क करके एवरेस्ट पे चढ़ते हैं. एंड व्हेन ऑल इज डन, और जब आप फाइनली एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच जाते हैं, फाइंड ह्यूमैनिटी इंडिफरेंट टू योर अचीवमेंट, और आप देखते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा ही नहीं कर रहे, आपके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे. उसी तरीके से उन बारबेरियन के साथ दरबारियों ने बिहेव किया था. जब वो सेनेट में घुस गए थे तो वहां के जो फादर्स थे, जो दरबारी थे, पार्लियामेंटेरियन थे, वो चुपचाप बैठे थे. उन्होंने वो इनडिफरेंट थे, कोल्ड थे उनकी अचीवमेंट से. तो उसी तरीके से हेंस फिजिस्ट कंडेम द अनफिजिकल. जो फिजिस्ट होते हैं उन्हें अनफिजिकल नहीं पसंद आता है. जो फिनेंसर्स होते हैं, जो मनी का काम करते हैं, हैव अ सुपरफिशियल टॉलरेंस फॉर दोज हु नो लिटिल ऑफ स्टॉक्स, है ना. जिन फॉर एन एग्जांपल जो पैसे का काम करते हैं, उन्हें उन लोगों को टॉलरेट करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किल से टॉलरेट करते हैं जिन्हें पैसे के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, जिन्हें स्टॉक के बारे में कुछ नहीं मालूम, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं मालूम. लिटरेरी पर्सन्स डिस्पाइज द अनलेटर्ड. जो लिटरेरी पर्सन होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो हेट करते हैं उन लोगों से जो अनलेटर्ड होते हैं, अनमैनर्ड होते हैं. एंड पीपल ऑफ ऑल परस्यूट्स कंबाइन टू डिस्पैरिश दोज हु हैव नन. और ये सभी तरीके के लोग जिनको अलग अलग नॉलेज होती है. आपको किसी एक चीज की नॉलेज है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक फील्ड में मास्टरी है. फॉर एन एग्जाम्पल आपको फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा आता है. जिसको नहीं आता है, अगर वो फुटबॉल खेलेगा तो आप उस पर हंसेंगे और कहेंगे ये क्या खेल रहा है, ही इज वेस्टिंग हिज टाइम. उसी तरीके से जो सभी परस्यूट के लोग हैं, जो कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करने में अच्छे हैं, वो सब मिलके उन लोगों को हेट करते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता. उसके बाद हमारा राइटर बोलता है, बट दो दिस वन डिफिकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट इट इज नॉट द ग्रेटेस्ट. बोलते यही डिफिकल्टी है कि जिन लोगों को कुछ नहीं आता उनको हेट्रेड किया जाता है, उनको डिस्पैरेज किया जाता है, उनसे डिस्पाइज किया जाता है. लेकिन ये कोई ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम नहीं है. यू कुड नॉट बी पुट इन प्रिजन फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट इंडस्ट्री, है ना. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो राइटर है वो इंडस्ट्री के अगेंस्ट बोल रहा है. क्यों अगेंस्ट बोल रहा है? क्योंकि वो आइडलनेस के फेवर में बोल रहा है. तो बोल रहा है कि इसके लिए इंडस्ट्री, हार्डवर्क के अगेंस्ट बोलने के लिए मुझे जेल में नहीं डाल दिया जाएगा. बट यू कैन बी सेंट टू कवेंट्री for speaking like a fool, but you can be sent to Coventry for speaking like a fool. This is what you need to understand. Coventry एक प्लेस है इंग्लैंड में. इंग्लैंड में एक बार सिविल वॉर हुआ था. सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध. तो जब इंग्लैंड में एक बार सिविल वॉर हुआ था तो जितने भी रॉयलिस्ट थे, दो क्लास होती है वहां पे. एक रॉयलिस्ट होते हैं जो रिच क्लास को सपोर्ट करता है, दूसरी लेबर पार्टी होती है जो कॉमन मैन को सपोर्ट करता है. तो इन सब रॉयलिस्ट को सबको पकड़ के कवेंट्री सिटी के पास डाल दिया गया और इनको बहुत कोल्ड ट्रीटमेंट दिया गया. इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ. तो क्या होगा कि अगर आप इंडस्ट्री के फेवर में नहीं बोलेंगे तो आपके साथ कैसा व्यवहार होगा? यू कैन बी सेंट टू कवेंट्री. कोल्ड व्यवहार होगा, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, आपको शट कर देंगे लोग, है ना, फॉर स्पीकिंग लाइक अ फूल. द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी विद मोस्ट सब्जेक्ट्स इज टू डू देम वेल. ज्यादातर सब्जेक्ट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट लें, उसे आपको बहुत अच्छे से करना है. अगर आपने उसे अच्छे से कर दिया तो आप प्रेज वर्दी हैं. देयरफॉर please to remember this is an apology. I don't understand why it is to. या तो ऐसे इससे हमारे ऐसे इससे लिखने में मिस्टेक हो गई या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई या जान करके उन्होंने लैंग्वेज को ऐसे कर दिया. इट शुड बी प्लीज डू रिमेम्बर दिस इज एन अपॉलॉजी. तो ये एक अपॉलॉजी है, ये एक तरीके का फेवर है उन लोगों के लिए जो आइडलनेस में जीते हैं. इट इज सर्टन दैट मच मे बी जुडिशियसली आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ डिलीजेंस. ये तो सर्टन है ही कि मच में बी जुडिशियसली, समझदारी से हम आर्ग्यू कर सकते हैं इन फेवर ऑफ डिलीजेंस. डिलीजेंस मतलब लगन. ओनली देयर इज समथिंग दैट बी सेड अगेंस्ट इट. और बहुत
थोड़ी सी कोई चीज है जो हम इस डिलीजेंस, इस लगन, इस इंडस्ट्री, इस हार्डवर्क के अगेंस्ट बोल सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट ऑन द प्रेजेंट ओकेशन आई हैव टू से. और वही जो थोड़ी सी चीज है जो हम इसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, वही मैं यहाँ पे आज कहने के लिए आया हूँ. टू स्टेट वन आर्ग्यूमेंट इज नॉट नेसेसरीली टू बी डेफ टू ऑल अदर्स. एक स्टेटमेंट कहना, एक आर्ग्यूमेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी आर्ग्यूमेंट से डेफ हो जाएं. And that a man has written a book of travelers in Montenegro on reason why he should never have been to Richmond. तो वो यही कहता है कि that a man has written a book. फिर कहीं और चला जाता है और बोलता है कि एक मैन ने बुक लिखी of travels in Montenegro, है ना, कि ट्रैवल इन मोंटेनग्रो उसने बुक लिखी, इज ऑन रीजन वाई ही शुड नेवर हैव बीन टू रिचमंड. और वो उसने इसलिए लिखी कि वहां क्यों नहीं जाना चाहिए. ज्यादातर ट्रैवलिंग की बुक्स कैसी होती हैं कि यहाँ ट्रैवल करना चाहिए. आप ट्रैवलिंग की बुक ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहिए, वो रीजन भी स्टेट कर सकते हो. तो दोनों तरीके से हो सकती है, फेवर में भी हो सकती है और फेवर में नहीं भी हो सकती है. It is surely beyond a doubt that people should be a good deal idle in youth. कोई डाउट की बात नहीं है कि पीपल यूथ में आइडल बैठे रहते हैं. होता है ऐसा. आप देखेंगे अगर आपके फादर या मदर वर्किंग है तो वो छुट्टियां कम लेते हैं आपसे. आप कॉलेजेस ज़्यादा बंक करते हैं, आप कॉलेज आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, आप ज़्यादा फ्री बैठे रहते हैं. उनके पास टाइम नहीं होता, मदर के पास भी टाइम नहीं होता. शी हैज़ टू कुक डेली. आपके पास ज़्यादा टाइम होता है तो आप अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं. अभी भी वही है. फॉर दो हियर एंड देयर a Lord Macaulay may escape from school honors with all his wits about him. Most boys pay so dear for their medals that they never afterwards have a shot in their locker. Now here you have to understand. जैसे हमने पहले देखा कि एक रेफरेंस आया था अलेक्जेंडर, दूसरा आया था ट्यूमल्टस बारबेरियन का, जो कि मैंने बताया कि 390 बीसी में गॉथ्स जो थे, गैलिक जो थे, उन्होंने रोम को कैप्चर कर लिया था. वो उसके बाद हमने देखा सिविल वॉर का एक तरीके से रेफरेंस आया कवेंट्री में भेजने का. उसके बाद हमने देखा कि लॉर्ड मैकॉले, अब हम देख रहे हैं लॉर्ड मैकॉले. लॉर्ड मैकॉले एक बहुत ही शातिर पॉलिटिशियन थे, इंग्लैंड के हिस्टोरियन थे, एसेइस्ट थे. वही थे जिन्होंने इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश मीडियम को इंट्रोड्यूस किया और जो चाहते थे कि वो इंडियंस को इंग्लिश बोलना सिखाएं और इंग्लिश लोगों की तरह सोचना सिखाएं. तो इट इज श्योरली बियॉन्ड अ डाउट दैट पीपल शुड बी अ गुड डील आइडल इन यूथ. फॉर एन एग्जाम्पल लॉर्ड मैकॉले, है ना, एज फॉर दाउ हियर एंड देयर, लॉर्ड मैकॉले में एस्केप फ्रॉम स्कूल ऑनर्स. तो लॉर्ड मैकॉले जो थे वो भी स्कूल से एस्केप हो जाते थे विद ऑल हिज विट्स अबाउट हिम. तो ये एस्केप हो जाते थे स्कूल से. एक्चुअली व्हेन ही वाज इन स्कूल, व्हेन ही वाज इन कैम्ब्रिज, he won so many prizes for his essays. तो यही कोई रेफरेंस है कि उन्होंने एस्केप होके कुछ और किया और उन्होंने उन एक्सपीरियंसेस को यूज किया. उसके बाद राइटर बोलता है मोस्ट बॉयज पे सो डियर फॉर देयर मेडल्स दैट दे नेवर आफ्टरवर्ड्स हैव अ शॉट इन देयर लॉकर. बहुत सारे जो बॉयज हैं वो सो डियर पे करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे पे करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है उनके लिए मेडल्स को जीतना, क्योंकि जब वो मेडल्स लेके आते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, है ना, वो वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को लेने से चूक जाते हैं. दैट दे नेवर आफ्टरवर्ड्स हैव अ शॉट इन देयर लॉकर. और उसके बाद क्या होता है, उनके लॉकर में कोई रियल अपॉर्चुनिटी ही नहीं रह जाती है. और एंड बिगिन द वर्ल्ड बैंकरप्ट. और जब वो अपने स्कूल से, कॉलेज से बाहर आ जाते हैं तो वो वर्ल्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, बैंकरप्ट मतलब उनके पास वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस ही नहीं होते. यहाँ पे यू हैव टू रिमेम्बर कि राइटर वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है. आप पढ़ते पढ़ते बुक्स के साथ इतना पढ़ते हैं कि आप बाहर की दुनिया के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लेना ही भूल जाते हैं. You pay so dear for your medals that you forget to collect those important
एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड, और फाइनली जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपके पास वर्ल्डली एक्सपीरियंस ही नहीं होते हैं, तो आप वर्ल्ड में कैसे पहला कदम रखते हैं बाहरी दुनिया में, आपके कॉलेज और स्कूल से बाहर, वर्ल्ड बैंक करप्ट होके. आई होप इट इज क्लियर. एंड द सेम होल्ड्स ट्रू ड्यूरिंग ऑल द टाइम अ लैड इज एजुकेटिंग हिमसेल्फ. और ये सेम है उसके लिए जब कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का अपने, लैड मीन्स बॉय, अपने आप को एजुकेट करता है, और सफरिंग अदर्स टू एजुकेट हिम, और दूसरों को सफर करता है कि उसे पढ़ाएं. क्यों दूसरे पढ़ाएं? खुद पढ़ो ना, खुद जाके वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस लो. ये इनडायरेक्टली हमारा राइटर बोल रहा है. इट मस्ट हैव बीन अ वेरी फुलिश ओल्ड जेंटलमैन हु एड्रेस्ड जॉनसन एट ऑक्सफोर्ड इन दीज वर्ड्स. एक ओल्ड फुलिश जेंटलमैन था जिसने जॉनसन को ऑक्सफोर्ड में ये कहा. ओल्ड फुलिश जेंटलमैन कौन होगा? कोई टीचर ही होगा जिसने कहा, यंग मैन प्लाई योर बुक diligently now and acquire a stock of knowledge, for when years come upon you, you will find that poring upon books will be but an irksome task. सच्ची बात है, लेकिन यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि उन्होंने बोला, यंग मैन वर्क हार्ड योर बुक डिलीजेंटली. अपने बुक्स के साथ उन्हें पढ़ो, उनके साथ वर्क हार्ड करो अभी, और नॉलेज को एक्वायर कर लो. क्योंकि when years come upon you, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी, you will find that pouring upon books will be but an irksome task. तब पढ़ने में बहुत जोर आएगा. जैसे बोलते हैं ना, अभी पढ़ने का टाइम है, अभी पढ़ लो. अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में पढ़ने में बहुत जोर आएगा, तब आपको ये irksome task लगेगा, आपसे पढ़ाई नहीं होगी. The old gentleman seems to have been unaware that many other things besides reading grow irksome. तो यहाँ पे राइटर बोलता है कि उस ओल्ड मैन को ये नहीं पता था कि जब बूढ़े होते हैं तो सिर्फ रीडिंग करना ही मुसीबत नहीं बन जाती है, रीडिंग करना ही नहीं आपको परेशानी देता है, और भी बहुत सारी चीजें जो आपको परेशानी देती है. एंड नॉट अ फ्यू बिकम इम्पॉसिबल बाय द टाइम अ मैन हैज टू यूज स्पेक्टिकल्स. और बहुत सारी जो चीजें वो इम्पॉसिबल हो जाती हैं उस टाइम जब मैन को स्पेक्टिकल्स यूज करने पड़ते हैं. एंड कांट वॉक विदाउट अ स्टिक. तो उस एज में आते आते ये नहीं कि सिर्फ हम बूढ़े हो जाएंगे तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे चीजें करना मुश्किल हो जाता है. चलने, घुटने खराब हो जाते हैं, चलना, दिखना बंद हो जाता है, स्पेक्टिकल्स लगाना पड़ेगा. दांत खराब हो जाएंगे, बोलना बंद हो जाए, खाना में प्रॉब्लम आएगी, बोलने में प्रॉब्लम आएगी. तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है. बुक्स आर गुड इनफ इन देयर ओन वे. तो यहाँ पे राइटर बोलता है बुक्स अच्छी चीज है पढ़ना, बट दे आर अ माइटी ब्लडलेस सब्सटीट्यूट फॉर लाइफ. लेकिन एक लाइफ के लिए माइटी ब्लडलेस सब्सटीट्यूट है. मतलब माइटी ब्लडलेस सब्सटीट्यूट का मतलब ये है कि बिना कुछ करे, बिना हाथ पैर हिलाए. इट सीम्स अ पिटी टू सिट. तो यहाँ पे हमारा राइटर बोलता है इट सीम्स पिटी, दया आती है कि बैठ के, लाइक लेडी ऑफ शार्लेट, टेनिसन की पोम है बहुत फेमस, लेडी ऑफ शार्लेट की तरह आप मिरर में दुनिया को देखते हैं. पियरिंग मतलब टू लुक क्लोजली. आप मिरर में दुनिया को देखते हैं विद योर बैक टर्न्ड ऑन ऑल द बसल एंड ग्लैमर ऑफ रियलिटी. लेडी ऑफ शार्लेट, अगर आप BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने नहीं पढ़ी, तो आप यूट्यूब में ही कहीं जाके लेडी ऑफ शार्लेट को देख लीजिए. आपको आगे भी जब आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या MA करेंगे तो इसका रेफरेंस बार बार आपको आएगा. तो आपको पता होना चाहिए लेडी ऑफ शार्लेट पोएम में क्या था. तो लेडी ऑफ शार्लेट एक्चुअली एक टावर में बैठी रहती है, और वो उस पे श्राप होता है कि वो दुनिया को अगर अपनी आंखों से डायरेक्टली देखेगी तो शी विल डाई. तो वहाँ पे एक मिरर लगा होता है ऑपोजिट साइड में, और उस मिरर के अंदर वो बाहर की दुनिया को देखती है, डायरेक्ट नहीं देख सकती है, तो उसी मिरर से देखती है. और एक दिन वो बहुत ज़्यादा उससे ललचा जाती है, और वो टर्न होके जब बाहर देखती है और जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है. तो यहाँ पे राइटर यही बोल रहा है कि जब आप बुक्स में पढ़ते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, तो आप एक्चुअली मिरर देख रहे हैं. आप रियलिटी को डायरेक्टली तो देख ही नहीं रहे. बुक्स आर एक्चुअली मिरर टू लाइफ, मिरर टू नॉलेज. इट इज नॉट एन एक्चुअल नॉलेज. फॉर एन एग्जाम्पल, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, एक बुक में लिखा है ऐसे ऐसे करते हैं तो चावल उगते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं तो गेहूं की खेती होती है. तो क्या आप उसे पढ़ के परफेक्टली खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते. आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद जाके उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. आपको खुद को भी जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. तो दिस इज लाइक
mighty bloodless substitute for life. Books are like mighty bloodless substitute for life. इस लाइन को आप याद कर सकते हैं, इसे आप कोट भी कर सकते हैं अपने एग्जाम में. You will get good marks. And if a man reads very hard, as the old anecdote reminds us, he will have little time for thought. तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर आप पढ़ने में अपना सारा समय बर्बाद कर देंगे, इफ अ मैन रीड्स वेरी हार्ड एज द ओल्ड एनेक्डोट, जैसे कि पुराने एनेक्डोट ने कहा कि अभी टाइम है पढ़ने का, पढ़ लो, बाद में जब एज हो जाएगी, उम्र हो जाएगी तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. उसी तरीके से अगर आप पढ़ने में अपना टाइम सारा खो देते हैं तो क्या होगा, ही विल हैव लिटिल टाइम फॉर थॉट. तो आपके पास थॉट के लिए टाइम नहीं होगा, मतलब आप अपना ओपिनियन नहीं बना पाएंगे. आप तो दूसरों के आइडियाज पढ़ रहे हैं. बुक में अभी ये जो स्टीवेंसन बोल रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल इसी टेक्स्ट को ले लीजिए. स्टीवेंसन क्या बोल रहा है कि जो आइडल लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं ऐसे होते हैं. ये तो आप उसके आइडियाज ले रहे हैं, लेकिन आपका खुद का ओपिनियन कब आएगा, जब आप खुद हार्डवर्क करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हार्डवर्क के ये फायदे होते हैं. जब आप खुद आइडल बैठेंगे आपको पता लगेगा. जब आप दूसरों को प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे. तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है. उस लाइन के साथ आप ये भी कोट कर सकते हैं, ही विल हैव लिटिल टाइम फॉर थॉट. अगर आप बुक्स ही पढ़ते रह जाएंगे तो आप अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने खुद के ओपिनियन नहीं बना सकते. थैंक्स फॉर लिसनिंग. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.